कि 2025 के देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में मुझे पूरे बिहार का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला था। मैं बिहार का एक पहला ऐसा छात्र हूँ जो उनके इस कार्यक्रम में, परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में, पूरे बिहार का अकेला मैं प्रतिनिधित्व किया। आप हमसे कोई 2-3 बातें शेयर कीजिए ऐसी सर, जो लीडरशिप से आपसे संबंधित हो, जो हम बच्चों को आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण हो सर। विराज जी सर। बिहार का लड़का हो और राजनीति का सवाल न हो, ये हो ही नहीं सकता। तो ये सवाल जो आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आपने किया, तो ये आप अपने घर से दिमाग में लेकर गए थे या अचानक से वहाँ पर आपके जहन में आया? मैं गया तो वहाँ पर कुछ पदाधिकारी थे, उन्होंने कहा था कि ये सारा का सारा चीज़ स्क्रिप्टेड होगा। उन्होंने कहा कि नहीं, बिहार के सरकारी विद्यालय के प्रति जो गलत मानसिकता बनी है उस गलत मानसिकता को हटाना, और दूसरा जो आपने कहा कि राजनीति में इंटरेस्ट है, राजनीति तो मेरे रग रग में। सरकारी विद्यालय के प्रति ये धारणा क्यों बनी रहती है? हमने इस बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष भी इस बात को रखा था कि सर, हमारे बिहार के सरकारी विद्यालयों की स्थिति बेहतर है, लेकिन उसमें बेहतर व्यवस्था और लाने की जरूरत है। हमारे देश के 3 प्रधानमंत्री को मैं अपना बेस्ट प्राइम मिनिस्टर मानता हूँ। पहला लाल बहादुर शास्त्री, दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी, तीसरा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। इस देश के वो स्वाभिमान है, सोनम वांगचुक। जब उन्होंने हमारे देश के लिए इतना कुछ दिया है तो हमारे देश के राजनेताओं का ये कर्तव्य, ये जिम्मेदारी बनता है कि जो उनकी जायज मांग है उस मांग को पूरा किया जाए। एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस देश के संविधान ने हमको और आपको ये ताकत दिया है कि अगर हम अपना वोट दे करके किसी को इस देश का प्रधानमंत्री, किसी को राज्य का मुख्यमंत्री, किसी को विधायक, सांसद बना सकते हैं, तो हम उंगली उठा करके उससे ये सवाल भी कर सकते हैं कि जो वादे आपने हमसे किए थे वो वादे अभी तक पूरे क्यों नहीं। जी नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह भारती और हमारे साथ एक ऐसे मेहमान आए हुए हैं सिटी ऑफ न्यूज के स्टूडियो में जिन्हें पूरा भारत नहीं बल्कि पूरा विश्व जानता है, क्योंकि गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम गया हुआ है, इनकी टीम का नाम गया हुआ है। दरअसल परीक्षा पे चर्चा जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में 2025 में हुई थी, उनमें ये शामिल थे, बिहार का नाम रोशन किया था। अब हमारे सहयोगी चितरंजन कुमार हैं, विलास कुमार है, जो कि औरंगाबाद की धरती, औरंगाबाद के स्टूडियो सिटी ऑफ न्यूज में यहाँ पर मौजूद है। विलास, आपका स्वागत है सिटी ऑफ न्यूज के स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। देखिए, आज सबसे पहला सवाल तो हम यही करना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने बिहार का मान सम्मान बढ़ाया, मोदी जी के साथ में 2025 में परीक्षा पे चर्चा जो हुई थी कार्यक्रम, उसमें बिहार का आपने नाम को रोशन किया। आज हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं और तमाम जो विद्यार्थी आपको देख रहे हैं, जो आज की युवा देख रहे हैं, वो आपसे बहुत ही इम्प्रेस भी है कि आपने बिहार का नाम रोशन किया है। तो 2025 की जो वाकयात थी, जो अभी तक चर्चा का विषय बना हुआ है, आखिर गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में कैसे शामिल हुआ ये संस्करण? सबसे बड़ी बात है, और सबसे पहले मैं अपनी बातों की शुरुआत करूं उससे पहले मैं सिटी ऑफ न्यूज़ चैनल का बहुत हृदय की गहराइयों से स्वागत करना चाहता हूं कि आज औरंगाबाद की इस पावन धरती पर आने का मौका मिला। साथ ही साथ आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपनी बातों को भी मुझे रखने का मौका मिला। जहां तक आपकी बातें रहीं, आपका सवाल रहा, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात था कि 2025 के देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में मुझे पूरे बिहार का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला था। मैं बिहार का एक पहला ऐसा छात्र हूँ जो उनके इस कार्यक्रम में, परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में, पूरे बिहार का अकेला मैं प्रतिनिधित्व किया। सबसे बड़ी बात है कि इसका जो सिलेक्शन हुआ, ये सिलेक्शन बहुत ही टफ था एक प्रतियोगिता के तौर पर। मुझे इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, चूँकि बिहार का होने के नाते और बिहार के एक सरकारी विद्यालय में पढ़ने के नाते मैं एक माध्यम से यही भी बताना चाहता हूँ कि मैं बिहार के एक सरकारी विद्यालय से पढ़ने वाला छात्र हूँ। आज भी किसी भी चीज़ में हूँ तो बिहार के सरकारी विद्यालय में सबसे ज़्यादा रुचि रखता हूँ। तो उसी विद्यालय में पढ़ते हुए मुझे इस चीज़ के बारे में जानकारी मिली, मैंने प्रतियोगिता में शामिल हुआ। वहाँ पर रियल वर्सेस रियल लाइफ के बारे में कुछ जानकारी साझा करनी थी। एक कंपटीशन था, मैंने उस कंपटीशन में भाग लिया, नंबर 1 आया। वहाँ से जीतने के बाद स्टेट लेवल पर यह कार्यक्रम हुआ। उसके बाद एकाएक मेरे लिए सिलेक्शन हो जाता है, हमको सूचना मिलती है कि विराज, आपको अब देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष खड़े होकर के बिहार का प्रतिनिधित्व करना है, पूरे बिहार के नौजवानों का प्रतिनिधित्व करना है, और आपको अपने सवाल से इस तरीके से प्रधानमंत्री जी को आकर्षित करना है कि जिससे बिहारियों के मान सम्मान में एक रोशनी आए, नौजवानों के चेहरे पर एक मुस्कान आए। जी चितरंजन। माई गवर्नमेंट जी, जो पोर्टल है उस पर ये रजिस्ट्रेशन हुआ था और तकरीबन, जैसा कि जानकारी मेरे तक है, 3,53,00,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। उसमें से भी आपने एक
3,53,00,000 में आपने भी रजिस्ट्रेशन कराया था जी जी बिल्कुल। और बिहार में एकमात्र सिलेक्शन आपका हुआ। जी। सबसे पहली बार जब सिलेक्शन हुआ होगा तब कैसे सूचना आपको प्राप्त हुई? चूँकि ये सिलेक्शन गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल से भी होता है, तो एक प्रतियोगिता आयोजित होती है। उस प्रतियोगिता में विद्यालय स्तर पर एक प्रतियोगिता होती है। विद्यालय स्तर पर मैंने भाग लिया और मैं क्या, मेरे गया जिले के जितने भी सहयोगी मित्र थे सभी लोगों ने उस कार्यक्रम में भाग लिया। मैंने सभी लोगों ने बेहतर तरीके से अपनी अपनी बातों को रखा। रियल वर्सेस रियल लाइफ एक विषय दिया गया, उस पर अपनी बातों को रखने का मौका सबको मिला। मैंने भी निश्चित तौर पर वहाँ पर अपनी बातों को रखा। वहाँ पर जजेस थे, टीचर्स थे, सभी लोगों को ये जिम्मेदारी मिली थी कि यहाँ से एक बच्चे को छांट करके आपको वहाँ पर भेजना है। मतलब गया से आप सेलेक्ट होकर के फिर पटना में गए? जी जी। गया से सिलेक्ट होने के बाद पटना में गया। पटना में भी मेरा सिलेक्शन हुआ और एकाएक जो हम इस विभाग को देख रहे थे, एनसीईआरटी विभाग को ही ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो वहाँ के आईएएस थे जो इस सारी हमारी जिम्मेदारी को देख रहे थे। उन्होंने ही हमको बताया कि विराज जी आपका सिलेक्शन हो गया है और सिलेक्शन होने के बाद अब आपको देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से रूबरू होना है। और दीपिका पादुकोण जो फिल्म एक्ट्रेस हैं, ये 8वां संस्करण एक ऐसा संस्करण रहा जिसमें खेल जगत के, फिल्म जगत के और भी कई सद्गुरु थे। वो उन लोगों ने भी अपने अपने माध्यम से हम बच्चों को एक रोशनी दी, बताया कि परीक्षा के तनाव से हमें कैसे मुक्ति मिलेगी, कैसे हम स्ट्रेस नहीं लेंगे। इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलने के बाद हम लोगों को देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मिल करके उनसे सवाल करने का मौका। कहाँ ये स्थल कहाँ था? ये दिल्ली के सुंदर नर्सरी है जहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहाँ पर हम अलग अलग स्टेट से आए हुए बच्चों वहाँ पर उपस्थित होकर के देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से अपने अपनी बातों, अपने अपने सवालों को वहाँ पर कर रहे थे। क्योंकि प्रधानमंत्री आवास कोई आम आवास नहीं होता। देश में एक मात्र आवास वो है जो है वो दिल्ली में, और उस आवास में प्रधानमंत्री रहते हैं और प्रधानमंत्री से जुड़े हुए जो पीएमओ के जो पदाधिकारी होते हैं वो रहते हैं। और नहीं तो फिर वो प्रधानमंत्री भी अपना काम जो है वह पीएमओ से करते हैं। लेकिन उस आवास में प्रधानमंत्री के अलावे एक बिहार का बच्चा के साथ पूरे देश के बच्चे चयनित थे। एक बिहार के बच्चा आप थे। कैसा अनुभव वहाँ पर प्राप्त आपने किया? मेरे लिए तो ये सौभाग्य की बात थी कि मैं जिस शहर से आता हूँ, जिस गली, जिस गांव, जिस प्रखंड से आता हूँ, जिस व्यक्ति को आज तक मैंने न्यूज़ चैनल से या फ़ोन के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से देखा करता था, मेरा ये सौभाग्य था कि एक छोटे से गांव, एक छोटे से शहर से निकला हुआ लड़का उतने बड़े राष्ट्रीय मंच पर जाकर के गया ही नहीं बल्कि पूरे बिहार का मुझे प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। और वैसे ग्लोबल लीडर के समक्ष खड़े होकर के मुझे बिहार का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा, उनके साथ अपनी बातों को साझा करने का मौका मिलेगा, साथ ही साथ लीडरशिप से संबंधित प्रश्न करने का मौका मिलेगा। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की लीडरशिप से रिलेटेड सवाल ये आपके ध्यान में कैसा आया? चूँकि वहाँ पर ऐसे तो कहा जाए कि वहाँ पर कोई भी चीज़ होता है तो बच्चों को इस तरीके का अनुभव नहीं होता है। क्योंकि मैं अपने शहर में हर सामाजिक कार्यों में बहुत ही बेहतर तरीके से जुड़ा हुआ रहता हूँ। राजनीति हो, सामाजिक कार्य हो। जाने से पहले से जुड़े रहते थे कि अब? नहीं, पहले से जाने से मेरी बचपन से ये इच्छा रहती थी कि समाज के हर वर्गों के लिए कुछ काम करना है। क्योंकि हम इस हिंदुस्तान के निवासी और हिंदुस्तानी होने के नाते हमारा आपका ये कर्तव्य, ये जिम्मेदारी बनता है कि हम मिल करके सेवा भाव के साथ दूसरों के लिए काम करें। तो हम मिल करके हर जहाँ पर न्याय हो, अन्याय हो, हम लोग वहाँ पर लड़ते रहते थे और इन सभी चीज़ों को देखते सीखने का मौका मिलता था। तो जहाँ तक मैंने सीखा बिहार की राजनीति को और हर चीज़ को मैंने देखा, तो वहाँ पर मेरे मन में एक ऐसा सवाल आया कि नहीं, हर कोई बच्चा यहाँ पर खड़े होकर के अलग अलग तरह के सवाल कर रहा है, क्यों ना मैं इनसे हट करके एक ऐसा सवाल करूं जो बिहार के नौजवानों को भी पसंद आए। तो ये सवाल जो आपने किया था प्रधानमंत्री मोदी जी से, आप हमसे कोई 2-3 बातें शेयर कीजिए ऐसी सर, जो लीडरशिप से आपसे संबंधित हो, जो हम बच्चों को आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण हो सर। विराज जी सर। बिहार का लड़का हो और राजनीति का सवाल न हो, ये हो ही नहीं सकता। तो सुना आपने वो विराज का सवाल, जैसा कि मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनसे इन्होंने सवाल किया और उसका जवाब प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। तो ये सवाल जो आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आपने किया, तो ये आप अपने घर से दिमाग में लेकर गए थे या अचानक से वहाँ पर आपके जहन में आया? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आपने किया, क्योंकि बहुत लोगों को ये पता नहीं है। बहुत सारे न्यूज़ मीडिया मेरे घर पर आए, दिल्ली में, पटना में बहुत सारे लोग आए, लेकिन अभी तक
इस तरीके का सवाल किसी ने पूछा नहीं था, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वहाँ पर मैं गया तो वहाँ पर कुछ पदाधिकारी थे, उन्होंने कहा था कि ये सारा का सारा चीज़ स्क्रिप्टेड होगा। हमने कहा कि नहीं सर, हम इतनी मेहनत करके आए हैं तो हम अपने से मन से ही सवाल आपसे करेंगे। कहा गया कि स्क्रिप्टेड होगा? चूँकि कोई भी काम होता है वहाँ पर, चूँकि हमने भी सवाल यहाँ से बना करके गए थे, वहाँ पर सवाल देखा जाता है सवाल किस तरीके का है। बच्चे अगर ऑफिसर और वहाँ पर अगर अच्छा लगता है तो वो लोग वहाँ पर देते हैं, नहीं तो फिर आप अपने मन से भी कर सकते हैं। हमने कहा कि सर हम इसको चुनते हैं ये ऑप्शन कि हम अपने मन से करेंगे। रात में ही हमने सवाल बनाया लीडरशिप से संबंधित, और सुबह में लगभग 7 साढ़े 7 बजे के बीच हमने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ विराज हमने वो वीडियो देखा जिसमें आपने पीएम मोदी से सवाल जो किया था लीडरशिप को लेकर, और पीएम मोदी ने एक बात कही थी कि वो बिहार का लड़का और उसके जहन में पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ सवाल न हो नहीं सकता। बहुत ही मजाकिया वहाँ पर मूड बना, जो विजुअल के माध्यम से लोग देख पा रहे हैं और लोग समझ पा रहे हैं। लेकिन विराज उस समय भी सवाल जो किया था वो राजनीतिक से संबंधित था, लेकिन 2025 का वो सवाल था। अब 2026 हो चुका है। क्या तो विराज अब राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, या लीडरशिप जो होगा पॉलिटिकली होगा? जिस तरह से आप बात कर रहे थे, जैसे कि चितरंजन को आपने बताया कि हम शुरू से ही मतलब पीएम मोदी से मिलने के पहले से ही हम समाज के बीच में, जनता के बीच में, हर वर्ग के बीच में काम कर रहे थे, ऐसा सोच रहे थे। छोटा थे, उम्र छोटा था, अभी बहुत ज़्यादा उम्र भी नहीं हुआ आपका, लेकिन जब आप ये सोच रहे थे तो क्या आगे भी आने वाले दिनों में ये पॉलिटिकल जो आपका जो इंटरेस्ट है इसी में रहेगा, इसी की ओर आगे बढ़ेंगे, या कुछ और नया कुछ करना चाहेंगे आप करियर में? मेरा 2 सवाल है यहाँ पर। आपने जो सवाल किया उसके 2 जवाब हैं। मेरे 2 लक्ष्य हैं। पहला है कि बिहार के सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके जहन में बिहार के सरकारी विद्यालय के प्रति जो गलत मानसिकता बनी है उस गलत मानसिकता को हटाना। और दूसरा, जो आपने कहा कि राजनीति में इंटरेस्ट है, राजनीति तो मेरे रग रग में है, क्योंकि हमारा परिवार ही उस तरीके का रहा है। हमारा दादाजी हमेशा से समाजवादी विचारधारा को लेकर के चले हैं। अनेकों पद उनको मिला, लेकिन समाजवादी विचारधारा के चलते उन्होंने गलत राह को नहीं चुना, समाजवादी विचारधारा के ऊपर उन्होंने चला। मैं अपने दादाजी को अपना आइडल मानता हूँ, उन्हीं के विचारों पर हमेशा चला हूँ, आज भी चल रहा हूँ और आगे भी निश्चित तौर पर मैं चलूँगा। क्योंकि एक समाजवादी विचारधारा का मतलब होता है, चूँकि मैंने पहले भी बताया चितरंजन सर को, कि समाज के हर व्यक्ति के लिए काम करना है मुझे। तो समाज के हर व्यक्ति के लिए काम मैं कैसे करूँगा? वो विचारधारा जो आज से पहले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश जन्ना, कर्पूरी ठाकुर, अमर शहीद जगदेव प्रसाद, जो इस समाजवादी विचारधारा बिहार में लेकर के उन्होंने चलने का काम किया, हम भी सोच रहे हैं कि उस विचारधारा को लेकर के अभी भी क्यों ना चला। बिल्कुल बीच में रोकना चाहेंगे विराज। आपने कहा सरकारी विद्यालय के प्रति जो लोगों में एक धारणा बनी हुई है उसे चेंज करना। जी। तो आप सरकारी विद्यालय से पढ़ाई की आपने? बिल्कुल। अच्छा। इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। आज से लगभग 5 साल 6 साल पहले मैं प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा करता था। मेरे अधिकतर मित्र बिहार के सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले हुआ करते थे। वहाँ पर बच्चों मतलब अपने मित्रों के साथ बैठा रहता था, तो एक गलत मानसिकता उन लोगों के अंदर रहती थी कि मैं प्राइवेट विद्यालय में पढ़ता हूँ, अच्छा मोजा, अच्छा ड्रेस पहन करके बस में वेल मेंटेन होकर के मैं जाता हूँ, इंग्लिश बोलता हूँ। तो वहाँ पर बच्चों, मेरे मित्रों ने पूछा कि विराज भाई आप तो प्राइवेट विद्यालय में पढ़ते हैं। ये बातें मुझे बहुत करती थी। अच्छा, ये आपको करती थी? ये 5 साल पहले की बात? बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपकी उम्र कितना हो रही है? अभी हमारी उम्र 20 साल है। 20 साल। आप उस समय 15 साल के होंगे? जी। 15 साल के उस समय होंगे? 15 साल कहा जाए तो 20 साल अभी है, तो उस समय हो रहा होगा 14 साल। 14 यानी कि मैट्रिक से पहले? हाँ, मैट्रिक। मैट्रिक से पहले आपके दिमाग में ये बातें आ गई? बिल्कुल। कि भाई वो हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं और सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाला बच्चा ये सवाल कर रहा है, और उस सवाल को आपने इस तरह से दिमाग में लिया कि आप प्राइवेट विद्यालय छोड़ दिया आपने? हमने प्राइवेट विद्यालय छोड़ दिया, जिसके सबूत हमारे जब आप प्राइवेट विद्यालय छोड़ रहे थे तब तो आपके जिन्हें आइडियल मान रहे हैं, दादा या पिता या माता, तो घर वाले तो बोलते होंगे कि क्यों तुम प्राइवेट छोड़ रहे हो? ये बिल्कुल आपका अच्छा सवाल है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मैं प्राइवेट विद्यालय को छोड़ रहा था तो हमारे दादाजी हमेशा मुझे ये जानते हैं, उनके अंदर ये विश्वास रहता है मेरे प्रति या उनके प्रति हमारा, कि हम कोई भी राह चुनते हैं तो उसके पहले हम समझते हैं कि इसका भविष्य क्या होगा, आने वाला परिणाम क्या होगा। हमने अपना भविष्य देख लिया कि हम अगर कुछ कर सकते हैं तो हम सरकारी विद्यालय से ही कर सकते हैं, प्राइवेट विद्यालय से हम नहीं कर सकते हैं। ये हमने पापा को बताया, पापा हम पे गुस्सा भी हुए। हमने दादाजी से कहा, दादाजी बोले हमारे घर में ऐसी मान्यता है, जोर जबरदस्ती नहीं है। हमारे दादाजी पॉलिटिक्स में हैं, हमारे पिताजी नहीं हैं।
हमारे पापा मेडिकल लाइन में हैं, हमारे भैया भी पापा के साथ मेडिकल लाइन में। हमारे दादाजी एक बात कहते हैं कि व्यक्ति को जीवन में जो करना है खुद से करे, अपने विश्वास से तो करे। कभी नौकरी करने का ये दबाव नहीं बन पाया आप पे? हम बोले ना कि कभी हमारे घर में ऐसा दबाव ही नहीं रहा कि आप ये ज़बरदस्ती वाला काम करो। अच्छा, एक चीज़ और आपसे उसी से रिलेटेड सवाल है। सरकारी विद्यालय के प्रति ये धारणा लोगों में क्यों बनी हुई है कि भाई वहाँ शिक्षा अच्छा ग्रहण नहीं कराया जाता है, या फिर सरकारी विद्यालय खराब है, प्राइवेट विद्यालय अच्छा है? ये धारणा क्यों बनी रहती है लोगों में? देखिए, जहाँ इसके तक पीछे का मुख्य कारण तो आप जानते हो, क्योंकि आप प्रधानमंत्री मोदी से मिले तो कहीं ना कहीं आपके दिमागी क्षमता हाई लेवल का होगा। आपने IQ लेवल जो है वो हाई लेवल का होगा, तो आपने इस पर तो जरूर कुछ थिंकिंग किया होगा, तो कुछ होगा। आखिर ये लोगों को प्राइवेट विद्यालय के प्रति इतना जो सहानुभूति जाता है, और सरकारी विद्यालय के प्रति ये धारणा क्यों बनी रहती है? हमने इस बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष भी इस बात को रखा था कि सर, हमारे बिहार के सरकारी विद्यालयों की स्थिति बेहतर है, लेकिन उसमें बेहतर व्यवस्था और लाने की ज़रूरत है। तो कुछ ऐसा जी, हम वही बात बताने जा रहे हैं। कुछ जो बिहार के सरकारी विद्यालयों में गलत मानसिकता किन लोगों की वजह से बनी हुई है, इसके सबसे बड़ा कारण शिक्षक नहीं है, इसका सबसे बड़ा कारण उस विद्यालय का प्रिंसिपल नहीं है, इसका सबसे बड़ा कारण हमारे पेरेंट्स हैं। अब पूछिएगा कैसे? हमने देखा है कि बिहार के सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले एक तरफ बच्चे हैं और एक तरफ प्राइवेट विद्यालय के बच्चे हैं। हम प्राइवेट विद्यालय की बुराई नहीं कर रहे हैं और ना ही हम टीका टिप्पणी करने की हमारी उम्र है, लेकिन हमने देखा है प्राइवेट विद्यालय में पढ़ने जो पिता अपने माता पिता पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, वो सुबह में ही बच्चों को उठा करके जिम्मेदारी पूर्वक अपने खाएं या नहीं खाएं, अपने बेटे को लंच बॉक्स बना करके देते हैं, ड्रेस फ्रेश करके देते हैं, सुबह बस में बैठाने तक जाते हैं, होमवर्क बच्चा करे या ना करे माता पिता बनाते हैं। और यही चीज़ आप सरकारी विद्यालय में जाइए, अंतर इतना है कि प्राइवेट विद्यालय में पैसा लगता है, तब अपने माता पिता जिम्मेदारी पूर्वक अपने काम को दिखाते हैं, प्राइवेट विद्यालय वाले पेरेंट्स। और सरकारी विद्यालय फ्री में अगर कोई सरकार पढ़ा रहा है तो क्या हमारी माता पिता की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है? एक सवाल और बनती है कि फ्री का रेवड़ी जो सरकार बांटती है जी, तो उसे बंद कर देनी चाहिए। बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। आप इसके पक्षधर हैं? बिल्कुल। तो आपने जब प्रधानमंत्री मोदी जी से ये सवाल किया था तो ये भी बातें आप बोले होंगे? देखिए, कुछ ऐसे रेवड़ियाँ होती हैं जो जनता के लिए लाभदायक होती हैं और कुछ उसके नेगेटिविटी की ओर जाती है। ये जो रेवड़ियाँ हैं ये नेगेटिविटी की ओर जा रही है। इस तरह की रेवड़ियों को बंद करना चाहिए। विराज, एक सवाल हम लेंगे। ये सवाल ये है हमारा कि आप 2025 में परीक्षा पे चर्चा पे पीएम मोदी से मुलाकात की, उसके बाद रातों रात बिहार में आप स्टार बन गए, पूरे देश में अपने स्टार बन गए, यूथ में, स्टूडेंट में, विद्यार्थियों में, सब विराज को सबको जानने लग गया। एक बार ऐसा लगा, आपको तो लगा होगा कि हम पीएम मोदी से मुलाकात के बाद आपको भी अच्छा लगा होगा, आपके परिवार को भी अच्छा लगा होगा, आपके चाहने वाले को भी अच्छा लगा होगा, लेकिन एक सेलिब्रिटी का भाव आपके अंदर में आया कि नहीं आया कि नहीं, अब तो पीएम मोदी से हमने मुलाकात कर लिया, हमें कुछ घमंड हो गया, और उसके बाद अब ऐसा कुछ फील हुआ कि नहीं आपको? देखिए, शुरू से मैं वैसे लोगों के बीच में रहा हूँ जहाँ साधारण तरीके से रहा जाता है। मेरे दादाजी भी बहुत सारे पद पर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी चीज़ का घमंड नहीं किया। पैसा आता है, जाता है, आदमी बनता बिगड़ता है, पद आता है, चला जाता है, लेकिन इस तरीके का भाव जब मैं दिल्ली से वापस अपने प्रदेश पटना लौटा, वहाँ पर जो नौजवानों को हुजूम मैंने देखा अपने प्रति, इससे मैं अभिभूत रहूं। और वहाँ पर नौजवानों से मैं ये वादा किया कि आप लोगों के हित में मैंने जो सवाल किया उस तरीके का सवाल अब रुकने वाला नहीं है। अब इस तरीके का सवाल और बिहार में होगा। ये तब मुमकिन होगा जब बिहार के सभी नौजवान मेरे साथ रहेंगे। आपसे पहले एक और पत्रकार ने मुझसे पूछा था कि आप तो सेलिब्रिटी हो गए। हमने कहा कि मैं इस देश का एक आम नागरिक हूँ और इस आम नागरिक होने के नाते मेरा दरवाज़ा हर व्यक्ति के लिए खुला है। कोई सेलिब्रिटी नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई प्रधानमंत्री नहीं। मेरी ये योग्यता थी कि मैंने प्रधानमंत्री से जाकर के सवाल किया। मेरा बिहार के नौजवानों के प्रति समर्पण था कि मैंने प्रधानमंत्री के पास जाकर के सवाल किया। ये बिहार के उन नौजवानों का प्रेम रहा है। चंदन जी, अब मेरा एक सवाल, 2025 में आप प्रधानमंत्री के पास गए जी, परीक्षा पे जो चर्चा था उसमें आपने भाग लिया। अब 2026 है और 2026 की बिहार की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? देखिए, आज की जो राजनीतिक परिदृश्य है जी, कल की राजनीतिक परिदृश्य और आज की राजनीतिक परिदृश्य में ज़मीन आसमान का अंतर मैं देखता हूँ। मैं अपने सामाजिक विचारधारा से देखता हूँ कि कल की राजनीति
अर्थात कल की राजनीति राज करने के लिए नीति नहीं अपनाती थी, जनता के हित में कैसे विकास हो, जनता कैसे सुखी संपन्न रहे, इसके लिए लोग राजनीति करते थे। कब ये मेरा कब था? ये मैं बताता हूँ। जब हमारा सबसे बढ़िया शासनकाल, मैं इस देश का प्रधानमंत्री सबसे बढ़िया अगर किसी को मानता हूँ, हमारे देश के 3 प्रधानमंत्री को मैं अपना बेस्ट प्राइम मिनिस्टर मानता हूँ। पहला लाल बहादुर शास्त्री, दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी, तीसरा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। मैं इन लोगों को इसलिए मानता हूँ, देखिए सरकार एक व्यक्ति से नहीं चलती है, उसके पीछे सारा का सारा हुजूम होता है, पूरा सिस्टम होता है। एक व्यक्ति सब काम नहीं कर सकता, आप ये समझ सकते हैं। एक देश को चलाने के लिए कुछ ऑफिसर्स होते हैं, कुछ का बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं, उसमें कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ गलत भी होते हैं। इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने एक बार कहा था कि हम 1 रुपया अगर सरकार जनता के हित में या 10 रुपया या 100 रुपया वो कहे थे, जहन में नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने ये कहा था मतलब जो पैसा हम भेजते हैं उसका आधा पैसा आता है, आधा से भी कम पैसा आता है। लेकिन अब तो बहुत कम हुआ है, अब तो सारा का सारा डीबीटी के माध्यम से ये काम हो रहा है। लेकिन अभी जो आपका सवाल रहा परीक्षा पे चर्चा, प्रधान सरकार जो राजनीतिक परिदृश्य है, आज की जो राजनीतिक परिदृश्य है, इसका सबसे बड़ा माध्यम है राज करो और जनता सिर्फ और सिर्फ बैठी रहे। जनता किसी कार्यालय में जाती है, वहाँ पर घूस लिया जाता है। जनता ये कर रही है तो उस पैसा लिया जाता है। जनता टैक्स दे रही है लेकिन सड़क टूटी हुई है। इस तरीके का भी सवाल है। अगर आप एक तरफ आपका भी ये सवाल बनता है कि आप मोदी जी के साथ मिल करके आए, तो आपका तो समर्थन करना चाहिए। बिहार में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बिल्कुल, हम किसी पार्टी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। अगर हमारे देखिए इस लोकतंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका हमारी आपकी सबकी है। कहा जाता है कि लोकतंत्र तभी सफल होगा जब इस देश का जनता सवाल करना सीख जाएगा। बिल्कुल। तो हम सवाल करना जिस दिन इस देश का नौजवान, क्योंकि आने वाली पीढ़ी हम लोगों की है, युवा पीढ़ी, जिस दिन इस देश का नौजवान अगर अपने रोड के लिए, नली के लिए, गली के लिए सवाल ना करके अपने हक के लिए, अपने समाज भी नहीं कह सकता हूँ मैं, अपने हक के लिए, वो रोड केवल हमारा नहीं है, उस रोड पर बहुत सारे लोग चल रहे हैं। एक व्यक्ति का जवाबदेही नहीं बनता है, सबका जवाबदेही बनता है। इसलिए सभी लोगों को मिल करके उसके लिए हक की आवाज़ बनना होगा। चलिए एक सवाल हम अभी कर लेते हैं। हाल फिलहाल में आप देख रहे होंगे आज 18वां दिन है और दिल्ली के जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक, जानते हैं आप? बिल्कुल। वो अभी भूख हड़ताल पर बैठे हुए आमरण अनशन कर रहे हैं और लगातार उनको मनाने की कोशिश की जा रही है, खिलाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि याचिका दायर कर दी गई कि भाई आप ज़बरदस्ती इनको खिलाया जाए। सोनम वांगचुक जो मांग कर रहे हैं वह कितनी जायज़ है और आपके नज़र में वो मांग कैसी है? देखिए, हम तो शुरू से उनका समर्थन करते आए हैं, जब से ये अनशन पर बैठे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी ये तो कोई पार्टी नहीं है, ये अपने हक के लिए कर रही है। इस देश में ये कहा जाता है कि हर कोई को अपना अपना पक्ष रखने का अधिकार है। जैसा कि आपने हक की बात कहा, अधिकार की बात कहा, तभी मैंने आपसे ये सवाल किया। तो हर किसी को अपना अपना हक की बात कहने का अधिकार है, सरकार से मांग करने का अधिकार है, तो वो अपना काम कर रही है। जहाँ तक बात रही हमारे इस देश की, वो स्वाभिमान है सोनम वांगचुक। जब उन्होंने हमारे देश के लिए इतना कुछ दिया है, तो हमारे देश के राजनेताओं का ये कर्तव्य, जिम्मेदारी बनता है कि जो उनकी जायज मांग है उस मांग को पूरा किया जाए। बिल्कुल, ये हम देश के एक व्यक्ति, केवल विराज का सवाल नहीं है, मांग है। बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, या कहिए कि पूरे देश के नौजवानों का, पूरे देश के लोगों का आवाज़ अब बन चुके हैं सोनम वांगचुक। 17 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पर भी हमारा एक कार्यक्रम होने जा रहा है। उसमें हम लोग सोनम वांगचुक सर से मिलेंगे, उनसे भी आग्रह करेंगे कि सर आप इस तरीके का अनशन तोड़िए और जो जायज़ मांग है उस जायज़ मांग के लिए हम लोग सरकार से प्रतिवेदन देंगे, सरकार को लिखेंगे, प्राइम मिनिस्टर सर को इस बात के लिए देंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों ने अभी देखा कि कल या परसों अखिलेश यादव जी ने भी उनसे फ़ोन पर बात की। लेकिन एक मजबूत आदमी का यही ताकत होता है कि वो अपने जिद पर अड़ा रहता है। वो जिद क्या है? देश के लोगों के लिए तो जिद कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारे राजनेताओं का ये जिम्मेदारी बनता है, हमारी सरकार है इस देश में, तो वहाँ के भी लोगों का ये जिम्मेदारी बनता है कि कोई व्यक्ति अगर देश के लिए कुछ दिया है तो हमारा भी जिम्मेदारी बनता है कि हम उसको छोटा मोटा एक चीज़ दें। एक अंतिम सवाल आपसे, 2025 अब 2026 आने वाले दिनों में विराज कहाँ दिख रहे हैं और क्या करने वाले हैं समाज के लिए? अभी मैं एक सबसे बड़ा कार्यक्रम लेकर के चला हूँ। अभी जिसकी शुरुआत मैंने अपने गया जिले से की है, क्योंकि ये मेरा अपना
इस जन्मभूमि है और कोई भी कहा जाता है कि कोई भी काम एकाएक आसमान छू करके नहीं किया जाता है, ज़मीनी स्तर पर काम किया जाता है। जहाँ तक मैंने अपने पहले ही संबोधन में कहा था कि मैं बिहार के सरकारी विद्यालय के बच्चों के लिए उनके हक की आवाज़ बन करके, उनके ऊपर अगर अन्याय हो रहा है तो उनके अन्याय के लिए मैं न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो बिहार के सरकारी विद्यालय में मैं घूम घूम करके जा करके एक जागरूकता अभियान चला रहा हूँ, जिस जागरूकता अभियान में भारत सरकार और बिहार सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं बिहार के छात्रों के हित में चलाई जा रही हैं, वो योजना पोशाक योजना, साइकिल योजना नहीं, जो कंपटीशन mygov.com के द्वारा आयोजित किया जाता है, उसके लिए mygov.com के द्वारा मैं बच्चों को एग्रेसिव कर रहा हूँ, उनको बता रहा हूँ कि आप लोग इससे जुड़िए। और दूसरा कि बिहार के सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के अंदर जो गलत मानसिकता है, उस गलत मानसिकता से मैं उनको अवगत करा रहा हूँ कि आप बिहार के सरकारी विद्यालय में, एक बच्चा ने मुझसे पूछा था कि बिहार के सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को मंजिल और मुकाम मिलता है। हमने उदाहरण दिया कि एक उदाहरण आपके सामने खड़ा है और दूसरा उदाहरण बहुत से ऐसे लोग हैं जो उदाहरण के रूप में हैं। आप उनको देखिए, सुनिए, पढ़िए कि बिहार के सरकारी विद्यालय में मैं भी उस मुकाम पर पहुंचा। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जितना अवसर बिहार के सरकारी विद्यालय, बिहार ही नहीं सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को मिलता है, जितना कंपटीशन में भाग लेने का, जितना सर्टिफिकेट लेने का मौका मिलता है, जितना सीखने का मौका मिलता है, उतना प्राइवेट विद्यालय में कतई नहीं मिल सकता है। ये मैं गारंटी दे देता हूँ। बहुत बहुत चंदन जी, शुक्रिया। हम रुकना चाहेंगे थोड़ा सा। जब आप प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से लौटे, उसके बाद आप किस किस राज्य में गए और कौन कौन सा कार्यक्रम आपके द्वारा आयोजित किया गया, और सरकार आपको कौन कौन सी जिम्मेदारी दे रखी है अभी? देखिए, सरकार ने अभी जो जिम्मेदारी दी है उसका ऑफिशियली अभी तो लेटर नहीं निकला है, लेकिन हम एक यूथ पार्लियामेंट आयोजित होता है, उस यूथ पार्लियामेंट में मुझे जिम्मेदारी मिली है कि हम सभी यूथ को एकजुट करें और उनको आने वाले राजनीति के लिए, यानी कि जो विषय रखा जाता है, आप अपने अपने विषय को रखिए। और ऐसा मौका हम लोगों को मिलता है कि देश की संसद भवन में भी और विधानसभा में, अनेकों राज्यों के विधानसभाओं में हम छात्रों को एकजुट होकर के अपने अपने पक्ष होते हैं, विपक्ष होते हैं, सरकार कैसे चलता है, सरकार का क्या काम होता है, ये यूथ पार्लियामेंट के द्वारा हम लोग सवाल सरकार से करते हैं, विपक्ष वाले सरकार से करते हैं, सरकार उनको जवाब देते हैं। एक तरीके से विधानसभा या लोकसभा जिस तरीके से चलता है उसके बारे में हम लोग उनको जानकारी देते हैं। अभी तक किस विधानसभा में जाने का? अभी तक तो बिहार विधानसभा में एक बार हमको जाने का मौका मिला, उसके बाद मध्य प्रदेश के विधानसभा में भी आयोजित होने जा रहा है। तो निश्चित तौर पर मेरी भूमिका यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम यूथ को कैसे एकजुट करें। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात जरूर कह देना चाहता हूं, जहां तक सोनम वांगचुक बिहार की राजनीतिक परिदृश्य के बारे में, एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस देश के संविधान ने हमको और आपको ये ताकत दिया है कि अगर हम अपना वोट दे करके किसी को इस देश का प्रधानमंत्री, किसी को राज्य का मुख्यमंत्री, किसी को विधायक, सांसद बना सकते हैं, तो हम उंगली उठा करके उससे ये सवाल भी कर सकते हैं कि जो वादे आपने हमसे किए थे वो वादे अभी तक पूरे क्यों नहीं। ये ताकत आपको संविधान ने दिया है। बिल्कुल, इस देश के संविधान ने हमको और आपको यह ताकत दिया है, लेकिन इस चीज़ को जानने और समझने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार तो किसी की भी हो, कांग्रेस की हो या भारतीय जनता पार्टी की हो या किसी की भी हो, कोई सरकार चाहेगी कि जनता साथ हो, लेकिन जनता ही नहीं चाहती है कि हम अपने हक के लिए लड़ाई लड़ें। लेकिन लड़ना तो हम लोगों को साथ में हो। बातें तो चंदन जी, बातें तो हम लोग लंबा करना चाहते थे, समय का पाबंदी है। तो अब आपने विराज को सुना, वही विराज जो प्रधानमंत्री आवास में जा करके और परीक्षा पर चर्चा को लेकर के शामिल हुए। देश के कोने कोने से, देश के सभी राज्यों से छात्र आए हुए थे और उन सभी में एक विराज ने जो सवाल किया प्रधानमंत्री से, वह सवाल गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हुआ। अब उसके बाद विराज को विभिन्न तरह की जिम्मेदारी मिल रही है और विराज की बातों से यह प्रतीत होता है कि विलक्षण प्रतिभा जो है विराज के अंदर समाहित है। और अब जो बिहार में ये जो शुरुआत करने जा रहे हैं, लगातार जाकर के ये जो कार्य कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बिहार के छात्रों को और बिहार के सरकारी विद्यालय के छात्र छात्राओं को एक बेहतर मुकाम हासिल होने वाला है। जैसा कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी कह रहे हैं कि हम सरकारी विद्यालय को अब उस कैटेगरी में लाना चाहते हैं जहां प्राइवेट विद्यालय की कैटेगरी शामिल है, और उस विद्यालय, सरकारी विद्यालय को उस विद्यालय जैसा बनाना है। एडमिशन कराने के लिए पैरवी की ज़रूरत हो। तो विराज की बातों से आप कितना प्रभावित हैं और आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम फिर ऐसे ही शख्स के साथ, ऐसे ही मेहमान के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे, विराज और चंदन जी को
इजाज़त दीजिए। देखते रहिए सिटी न्यूज़। धन्यवाद।